जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं कमांडर चक्रपाणी अचैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24x7 और चैक सिम्प्लीफायर्स के सौजन्य से आप सबके साथ उपस्थित हूं द वर्ल्ड दिस वीक। और मेरे साथ हमेशा की तरह है मेरे प्रिय मित्र मेजर जनरल अभय कार्की। अभय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू चैक्स। इस पूरे हफ्ते में शायद फोकस इंटरनल रहा है लोगों का, तो थोड़ी बाहर की बातचीत भी कर लेंगे तो रीफोकस हो जाएगा, क्योंकि इफेक्ट तो बाहर की चीजों का हम पे पड़ता ही है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और देखिए सबसे बड़ी क्या चीजें हुई हैं। अबे आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे, वो नक्शा भी दिखाया था और कह रहे थे कि ईरान जो है अब हॉरिजॉन्टली एस्केलेट करेगा क्योंकि उसके पास लोकल कुछ करने के लिए ज्यादा बचा नहीं है। और बिल्कुल वही हुआ। हुतीज ने बिल्कुल वहां पे जो है हुड़दंग मचा दिया एक तरीके से, अगर आप देखा जाए कि 20 जुलाई को, पहले तो 13 जुलाई को, कई दिन पहले की बात है, सऊदी अरब ने बम बरसाए थे सना एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन 20 जुलाई को सऊदी ने एक ब्लॉकेड अनाउंस किया। उसके बाद 21 जुलाई को सऊदी अरब ने कहा कि हम है ना, ये ब्लॉकेड को हम मानते नहीं है, अब हमारे ऊपर हम एक्शन लेंगे। एक्शन लिया, लेकिन 23 जुलाई को हुतीज ने 2 जहाजों पे अटैक किया, एंसिलिया और लैला। एंसिलिया पे आग लग गई, शायद डूब भी गया। लैला पे भी समस्याएं हुई हैं। फिर उठा के उन्होंने 24 तारीख को एक और जहाज, मासा के नाम का जहाज के ऊपर भी अटैक कर दिया। इस बीच उन्होंने, जो खबरें आ रही हैं, 25 की रात को उन्होंने जिजान नाम के शहर के ऊपर, जहां सऊदी अरब का या बल्कि विश्व का सबसे बड़ा गैसिफिकेशन प्लांट है, सब एक बड़ी रिफाइनरी है जो तकरीबन 4 मिलियन बैरल्स पर 4 लाख बैरल्स पर डे की रिफाइनिंग की क्षमता रखती है, और ऑयल टैंक्स है, वहां अटैक किया। उसके साथ साथ अटैक कर दिया यानबुक किराया बंदरगाह पे, क्योंकि वहां से ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से सऊदी अरब अपना तेल बेचता है। इस सब का असर क्या पड़ा? बिल्कुल साफ, तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गई। अब वो करीब करीब $100 के आसपास है, कुछ हद तक शांत भी हुई है। इस अटैक को पिछले हफ्ते के दृष्टिकोण से को मद्देनजर रखते हुए अब क्या देखते हैं आप? जी, ये पहले तो समझना पड़ेगा ये हुती चीज क्या है और यमन है कहाँ पे। तो जैसे कि आपने बताया था, जो पेनिनसुला है, अपने सऊदी अरेबियन पेनिनसुला जो है, उसके नॉर्थ में होता है पर्शियन गल्फ और साउथ में होता है रेड सी। ये दोनों इंटरनेशनल वाटरवे जो है, वो जो आप बोले नदियां जैसे समुद्र है, वो बहता है नॉर्थ और साउथ। और सिर्फ सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है पूरे पेनिनसुला में जो नॉर्थ में पर्शियन गल्फ में भी खुलता है और साउथ में रेड सी को भी खुलता है, रेड सी में खुलता है। और जहाँ पे ऊपर पर्शियन गल्फ में तो ओमान है और ऊपर खाड़ी के पार ईरान है सऊदी अरेबिया के लिए। उसके साउथ में जहाँ पे वो खाड़ी में खुलता है, रेड सी में खुलता है, दूसरी तरफ वहां पे बैठा हुआ है यमन। और यमन को आजकल कंट्रोल कर रहा है एक रेबल ग्रुप हूथी। और वो हूथी ने जो है, जो उसकी साना कैपिटल है, उस पर रेबल का कंट्रोल है। जो उसकी एक्चुअल गवर्नमेंट है वो कैपिटल के बाहर है, क्योंकि सिविल वॉर की सिचुएशन चल रही है। और इसमें सऊदी अरेबिया जो था वो गवर्नमेंट के साथ था, उसको हूथी ने हरा रखा है। पर फिलहाल सऊदी अरेबिया ने वहां पे नो फ्लाई जोन और उसके ऊपर जो है काफी तगड़ा मिलिट्री दबाव बना रखा है, जिसमें कि हूथी की फ्रीडम काफी तरफ से रोकी गई है। और इसमें यूएई भी उसके साथ था। बाद में दोनों की लड़ाई हो गई, वो अलग बात है कि यूएई और सऊदी उसमें भी लड़ाई पे छिड़ाए थे, क्योंकि वो राइवल्स है। तो ऐसे में अभी अगर आप देखें, यमन की गवर्नमेंट जो है वो सऊदी के साथ है, लेकिन देश जो यमन है वो हूथी के कंट्रोल में है। और हूथी को कौन बैकिंग दे रहा है? ईरान बैकिंग दे रहा है। तो जैसे कि बोलते हैं 3H ईरान के हैं, हिजबुल्लाह लेबनान में, हमस आपका गाजा में, और तीसरा हूथी जो है वो सऊदी अरेबिया से बिल्कुल चिपका हुआ रेड सी पे बैठा हुआ है। बाबल मंडेब उस नाली को बोलते हैं जो कि उसको अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। और जैसे ऊपर की तरफ हॉर्मूज की एक पाइप ऊपर से आ रही है जो कि अरेबियन सी में आ रही है,
वैसे ही सऊदी अरब के नीचे से ये बाबल मंडेप आ रहा है और इस पे बैठा हुआ है हूती, जो कि पहले से ही सिविल वॉर में चली हुई है और वो सऊदी अरब से लड़ाई में लगा हुआ है। और इस बार जब ईरान से खुमैनी की फ्यूनरल अटेंड करके एक प्लेन में भर के आ रहा था, तो वो प्लेन जो था वो सना एयरपोर्ट जो कैपिटल है जो हूती के कंट्रोल में, उस पे लैंड करना चाह रहा था और सऊदी अरब ने उस एयरपोर्ट पे बम गिरा दिया कि तुम यहाँ लैंड नहीं करोगे, यहाँ पे तो हमने नो फ्लाई जोन कर रखा है आपका। और वहां से ये लड़ाई शुरू हुई है क्योंकि फिर हूती ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे, दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड कराया और सऊदी अरब पे मिसाइल मारनी शुरू की, टैंकर रोकने शुरू कर दिए। अब इसमें ऐसा है कि ईरान का प्रॉक्सी हूती है, जहां ऊपर हॉर्मूज पे ईरान ने रोका था, तो नीचे हूती ने ईरान के सपोर्ट में बोलो या जो भी अभी खटपट हुई उसमें रोक दिया है। कितना हूती पे ईरान का इन्फ्लुएंस है ये पता नहीं, लेकिन आज के तारीख में दुनिया के लिए ये जो दो ट्रेड रूट्स थे, सुएज कनाल, रेड सी और बाबल मंडेब जो नीचे वाला है, और ऊपर हॉर्मुज वाला जहां से ईरान, इराक और सबके ऑयल निकलता है, कुल मिला के 27% दुनिया का तेल यहाँ से निकलता है। तो ये एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें कि ऑयल सप्लाई और बाकी भी सप्लाई चेन्स जो है, क्योंकि सुएज कनाल से सिर्फ तेल नहीं बहुत कुछ आता है इधर की तरफ को, ये दोनों अटक गए हैं। अभी इस एस्केलेशन के बाद या कैसे भी हो, अगर आप देखें कल की रात अमेरिका ने ईरान के ऊपर कोई बमबारी नहीं की है और एक संकेत सा दिया है कि क्या उधर से भी कोई पॉजिटिव आता है। मेरे ख्याल से अमेरिका पे भी दबाव है और ईरान जो अपना कर रहा है, ज्योग्राफिकली फैला रहा है, उसने बड़े सफल तरीके से, क्योंकि वो अमेरिका के 12-13 दिन की बमबारी से काफी तिलमिलाया हुआ है, उसने सर्कमस्टेंसेस को भी ऐसा किया। कुछ सऊदी अरेबिया ने भी खुद ऐसी चाल चली है कि जो दूसरी चैनल थी रेड सी और बाबल मंडेब, उस पर हूती ने बंद कर दिया है। तो ये चिंता का विषय है दुनिया के लिए, क्योंकि फिर एकदम से वर्ल्ड की एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा, दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी अमेरिका जो है डोमेस्टिक प्रेशर हो जाएगा, उसकी मिसाइल जो पहले ही खत्म थी, चाहे वो टोमोहॉक मिसाइल, चाहे वो आपकी इंटरसेप्टर पैट्रियट है या थार्ड है, 50% उसके स्टॉक्स खत्म हो गए। उस रीजन के स्टॉक्स तो खत्म ही है, यूरोप और जापान और कोरिया से मंगा के वो अपने काम कर रहा है। तो क्या ऐसी हालत में अगर कोई एक और लड़ाई छिड़ जाती है, चाहे ताइवान हो, कोरिया हो, अमेरिका के पास रिजर्व है ही नहीं। जो 50% अगर उसने यहाँ खर्च कर दिए तो दो लड़ाइयों को कैसे लड़ेगा। तो उसने भी ये सोचना है और शायद ट्रंप अभी भी वो ऑफ रैम्प सोच रहा है कि मैंने काफी मार दिया है, मेरे को ऑफ रैम्प मिल जाए। मेरे ख्याल से ये जो डबल चोक हुआ है और जो अभी अमेरिका की फिलहाल स्थिति है, एक दूसरा फेज आएगा, एमओयू हो, सीज फायर हो, नेगोशिएशन हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जी बिल्कुल होगा, लेकिन देखिए आपने दो तीन चीजें बहुत अहम की हैं, बताई हैं। सबसे पहली बात यह है कि अभी तक हम सिर्फ तेल 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 उसी के ऊपर बात कर रहे थे, एनर्जी के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन चाहे वो हॉर्मूज हो, चाहे वो बाबल मंडप के स्ट्रेट्स हो, यहाँ पे सब एक और दो तीन चीजें और हैं जो बहुत अहमियत रखती हैं। एक है फर्टिलाइजर, दूसरा है आपके प्लास्टिक्स जो यहां से निकलने होंगे, पेंट इंडस्ट्री, आपका हीलियम, क्योंकि हीलियम के देखिए भंडार जो है, या सबसे ज्यादा हीलियम जो प्रोड्यूस होता था, या तो वो कतर में होता था या फिर वो होता था आपके चाइना में। चाइना ने हीलियम पे एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, कतर की फैसिलिटी आपने डिस्ट्रॉय कर रखी है ईरानियन से। तो काफी चीजों के ऊपर समस्या तो आ रही है। हिंदुस्तान के ऊपर भी समस्या है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खराब अच्छाई ये है कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो दुनिया का नंबर 1 रिफाइनिंग पावर अगर है कोई तो वो इंडिया है। और भारत के पास जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो ऐसी कॉम्प्लेक्स कैपेसिटी है कि हम कहीं का भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए देखिए आप, एक तरफ अमेरिका चाहता है भारत पे दबाव डाले, रशियन तेल के ऊपर करता है, उसने टैरिफ के नाम पे अभी 10% लगाने की शुरू बात कर रही है, लेकिन फिर उसको पीछे कदम हटाने पड़ते, क्योंकि अगर रशियन तेल भी चला गया तो तेल की कीमत जो $100 के आसपास है वो 150 या 200 पहुंच जाएगी। तो अमेरिका भी तिलमिलाया हुआ है, उधर ईरान तिलमिलाया हुआ है। और आपने तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज ये बताई थी कि वो अमेरिका के रिजर्व्स।
अमेरिका के रिजर्व्स, ये अब एक ट्रिपल वैमी हो रही है तेल में। एक, अमेरिका के रिजर्व्स खत्म होते जा रहे हैं तेल के ही। अगर तेल के रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, अमेरिका ने फ्लड कर दिया था ऑयल मार्केट कीमतों को रखने के लिए नीचे, वो खत्म हो रहे हैं। दूसरा, चीन अपने रिजर्व्स इस्तेमाल कर रहा था पिछले कई महीनों में। चीन ने अपना जो उसका इंपोर्ट था, ऑयल इंपोर्ट, वो तकरीबन 40 से 45% कम हो गया। अब वहां पे भी उसको लग रहा है कि मैं कब तक ये करूंगा, उसने तेल खरीदना शुरू कर दिया। और तीसरी समस्या ये हुई है कि आपने पूरे खाड़ी में, सिर्फ खाड़ी में जो नॉर्थ, जो साउथ ईस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन थी, वहां पे भी अड़ंगा खड़ा हो गया है। तो नेचुरली अब ये समस्या है। इसको, सारी चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है अमेरिका के वेपन रिजर्व्स, मिसाइल रिजर्व्स, चाहे वो थार्ड हो या वो पेट्रियट बैटरीज हो। तो इस सब के बीच में अमेरिका ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चाल चली। सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक न्यूक्लियर पावर बन जाऊं, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन आ जाए। उसने पैसे दिए थे पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, फंड किया था। बीच में खबरें थी कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान से निकाल देंगे, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और वो सेफ कीपिंग के लिए हम सऊदी अरब में रखेंगे। डिफेंस पैक्ट किया सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ, ताकि यही चीजें, जैसे हूती का अटैक है, इससे वो बच सके, लेकिन ईरान को भी काउंटर कर सके। इसमें अमेरिका ने सऊदी अरब को एक न्यूक्लियर डील ऑफर किया। इस न्यूक्लियर डील के ऑफर के पीछे पीछे दो तीन चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। नंबर एक, वो चीन को यहां से अलग करना चाहता है। नंबर दो, इजराइल जो लगता है कि न्यूक्लियर डील से खुश नहीं होगा, उसने खुश करने के लिए सऊदी को बोला, अब्राहमिक रिकॉर्ड पे साइन करिए, इजराइल को मान्यता दीजिए, फिर हम ये करेंगे। और तीसरा, ईरान का अगर न्यूक्लियर कुछ आता भी है तो उसको काउंटर करने का क्षमता रखता है। इस न्यूक्लियर डील को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने भी अपने टेस्ट के बाद अमेरिका के साथ हमारा न्यूक्लियर डील साइन हुआ था कई सालों के बाद, और तब से हमें ऑन बोर्ड लिया। और इस न्यूक्लियर डील साइन करने का मतलब ये होता है कि आपके जो रिएक्टर्स वगैरह होते हैं वो अंडर इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन रहते हैं, वेरिफिकेशन होता है, और आपको न्यूक्लियर फ्यूल जो है, यूरेनियम बाहर से जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वहां से न्यूक्लियर फ्यूल भी आपको मिलता है, और उसको आपको अकाउंट फॉर करना पड़ता है। अभी पूरी दुनिया को डर ये है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या न्यूक्लियर एकदम से फैलाव इतना ज्यादा हो रखा था, बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया है। पाकिस्तान का हमें पता ही है, AQ खान जो थी फैक्ट्री, उसने AQ खान ने कोरिया से लेके ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन का सबसे पहले सेंट्रीफ्यूग थे वो पाकिस्तान से AQ खान ने भेजे थे। लिबिया को भी उसने बेच दिए थे, बेच रहा था वो, अब वो सेना के कहने पे ही बेच रहा होगा, लेकिन लिबिया ने तो वापस कर दिया, ईरान का चलता रहा। आज की तारीख में अगर सऊदी अरेबिया के पास भी अगर न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो वो रीजनल इंस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो ईरान तो 100% जाएगा ही जाएगा अगर सऊदी अरेबिया जाए, क्योंकि चाहे वो सिविल पीसफुल न्यूक्लियर हो जो आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, एक बार वो फ्यूल का जो वेस्ट है उसी से आपका जो है एनरिच्ड होके हथियार बनता है, तो वो सऊदी अरेबिया कर सकता है। ऐसी हालत में अभी सऊदी अरेबिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ईरान न्यूक्लियर बनने वाला है, तो सबसे ज्यादा चिंता तो इजराइल को ही है। और इसके अलावा बाकी और के बगल के देश भी है, कोई सऊदी अरेबिया संत नहीं है। उसने दुनिया भर में यमन से लेके जहां जहां हो उसने भी अपनी टांगे अड़ा रखी हैं। और एक न्यूक्लियर पावर होने के साथ आप, ठीक है, आप ईरान के साथ डिटरेंस कर सकते हो, लेकिन ये कोई डेमोक्रेसीज नहीं है, ये मोनार्कीज है। इनका कोई भरोसा नहीं, कल तख्ता पलट हो जाए, कोई रेबल ग्रुप आ जाए। अभी आप यमन में देखिए, सरकार कहीं और बैठी है, हूती वो कर रहे हैं। लेबनान में आप देख लीजिए कि वो लेबनान की गवर्नमेंट कुछ कहने पे कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ हिजबुल्लाह के कहने पे होता है, वो किसी की सुनते नहीं है। तो ये कोई एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेप नहीं था ट्रम्प का। इंटरनली भी, डोमेस्टिकली उसको बहुत अपोजिशन मिला है, और उसने एक खुश करने के लिए या फिर अपनी बात को वापस लेने के लिए बोल दिया, जब बाद में बोला सऊदी अरेबिया अगर इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है और अब्राहम अकॉर्ड को साइन करता है तब मैं ये न्यूक्लियर डील को आगे करूंगा, ये पहले वाले प्रपोजल में नहीं था। तो ये अभी बात जो है थोड़ी लिम्बो में चली गई है, देखें आगे क्या होता है। वो बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमेरिका तो लगा ही हुआ है पाकिस्तान,
वहां पे अपने न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर नो हाउ, वो कुछ हेलीकॉप्टर भी एक फूटा था जिसमें यूरेनियम बर्न्स हुए थे। चलिए वो देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल स्थिति मेरे ख्याल से ऐसा है कि ट्रंप ने कुछ हद से ज्यादा बोल दिया, अब उसको खींचने की ताकत में, फिराक में है। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि हूतीज ने भी कुछ हद से ज्यादा कर दिया कि सऊदी अरब को अब इंस्टिगेट कर दिया कि अब वो लड़ाई में पूरी तरह से दाखिल हो जाए। और इस सब के बीच में देखिए पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही कमजोर नाजुक हो जाती है। एक तरफ पाकिस्तान ईरान के बगल में है, बलूचिस्तान में समस्या चली रही है, ईरान में भी बलूच है। दूसरी तरफ शिया सुन्नी की समस्या है, ईरान और सऊदी के बीच में। हूती भी शिया हैं, पाकिस्तान में शिया की कोई कमी नहीं है, वो भी 20% के करीब करीब है वहां पे शिया। फिर वो इस्लामिक उम्मा की प्रॉब्लम आती है। अब सऊदी अरब को अगर पाकिस्तान ने, जैसे आपको याद होगा, कहा था पिछले हफ्ते कि हम यहाँ पे खड़े हैं, डट के खड़े हैं, अगर हूती ने सऊदी अरब पे अटैक किया तो हम अटैक करेंगे। अब अटैक हो गया। अब क्या पाकिस्तान लड़ेगा, वो भी हूती के खिलाफ? अगर लड़ेगा तो ईरान भड़केगा, नहीं लड़ेगा तो सऊदी अरब भड़केगा, और पाकिस्तान के साथ पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगी। ये आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान और सऊदी का तो बहुत पुराना रिश्ता है और उनका चलता रहता है। और ये जो हूती वाला प्रॉब्लम है, ये भी आज का नहीं है, ये भी बहुत पुराना है। 2015 में ये दोबारा एक बार फिर आया था कि हूती के अगेंस्ट जो फोर्स होगी एक्शन लेगी नहीं लेगी। पाकिस्तान के अंदर काफी इसकी डिबेट हुई थी और उस समय पाकिस्तान ने न्यूट्रल पोजीशन लेके मना कर दिया था, क्योंकि उसको पता है वहां अगर करेगा एक तो आपकी फोर्स जाएगी और दूसरा ईरान जो है वो आपसे नाखुश हो जाएगा। बॉर्डरिंग स्टेट तो ईरान है और ईरान के साथ मसले चलते ही रहते हैं। तो उसके बाद अभी जो इन्होंने सिंदूर के बाद जो इन्होंने अपना पेतरा बदला है और एकदम से शरण में चले गए सऊदी की और डिफेंस पैक्ट किया है, अब ये इस चक्कर में और टाइट फंसते जा रहे हैं। धमकी तो इन्होंने दे दी थी पिछले हफ्ते, लेकिन अगर उस धमकी पे अमल करेंगे, अभी जो शिया पॉपुलेशन, शिया मेजोरिटी एरिया जहाँ पे अभी तक निहत्ता शिया ज्यादा तो आपके गिलगित बाल्टिस्तान और इधर पे ये पीओके जेके में ही है, बाकी जगह भी है, बहुत उनकी बुरी हालत है। क्योंकि ये सुन्नी हार्डलाइनर्स जो है वो शिया को मुसलमान मानते ही नहीं, वो अलग कहानी है। तो एक सिविल वॉर के लिए एक 20% उनका वैसे ही बैठा हुआ है कि भैया कुछ हो जाए तो वहां भी आग लग सकती है। तो ये इतनी अंदर अनरेस्ट चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, उसके बाद आप क्या ईरान को भी नाराज कर सकते हैं? क्योंकि जो आपने डिप्लोमेटिक टाइट रोप चली है और जो अपने को दिखाया कि मैं मीडिएटर हूं, उसमें गुडविल ईरान की भी ली और गुडविल जीसीसी की और अमेरिका की भी ली है। तो ये जो आपने हाई पोजीशन ली थी, ये बहुत दूरदृष्टि नहीं की थी। जो डिफेंस पैक्ट आपने सऊदी के साथ किया था, अब ये आपको पूरी शक्ल में आपके वो घूर रहा है कि अब तू कौन सी वाली आंख को दम बंद करेगा, कौन सी को खोलेगा और आगे अब तेरा क्या होगा। तो ये अभी अब यही सोचने वाली बात है कि हो सकता है ईरान ठंडा पड़ जाए, अमेरिका ठंडा पड़ जाए और साथ में वो ईरान जो है हूथी को बोल दे कि ठीक है अभी आप ज्यादा ठंडे हो जाओ, इसमें ज्यादा मत बढ़ाओ। और ऐसी हालत में जो है पाकिस्तान की सांस में सांस आ सकती है। नहीं तो अगर एक्शन लेना है सऊदी अरेबिया को, तो उसकी कोई फोर्स और नहीं है, एक स्क्वाड्रन और जो 13,000 ट्रूप्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, उन्हीं को वहां पे झोंकना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इसके लिए पाकिस्तान ने बिल पेश कर दिया है। $10 बिलियन उसने अमेरिका से मांगे हैं फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, और $10 बिलियन उसने मांगे हैं सऊदी अरब से भी। ये भी कह रहा है कि आप हमें $3 बिलियन का तेल के फैसिलिटी, तेल का हमें आप दे दीजिए पाइपलाइन। फिर कहता है कि भाई $5 बिलियन जो आपने हमें दिए थे जब यूएई ने वापस ले लिए थे अपने पैसे, आप है ना वो अब माफ कर। भूल जाए। ठीक है, सब मिला के $34 बिलियन का उसने बिल पेश कर दिया। इंस्टेबिलिटी अगर पाकिस्तान में है, इंस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत चाइना में भी चल रही है, तो आपको चाहिए है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप स्टेबल हो सके, और अगर यहां से कोई आसमानी तौर पे कुछ आए तो आप उसको कंट्रोल कर सके, उसको आप इतना पावरफुल अपने आप को बना लें कि दूसरा आपके
एयर स्पेस वायलेशन को 10 बार सोचे। और इसी की तरफ एक स्टेप लिया था प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा और जो प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र है, इसमें अंतर है। प्रोजेक्ट कुशा सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा है। सुदर्शन चक्र बड़ा अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। अब देखिए, सुदर्शन चक्र की वजह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि होम ग्रोन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि IATCS की तरह काम करे, सारे सेंसर्स फ्यूजन हो जाएं, AI एनेबल्ड हो, और आप उसको कोई भी चीज अंदर आए उसको आप मात कर सके। प्रोजेक्ट कुशा इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। उसकी पहली मिसाइल फायर की गई, सफल परीक्षण हुआ। करीब 150 किलोमीटर की रेंज पे उसने 140-145 किलोमीटर पे इंटरसेप्शन किया। आप इस पूरे प्रोजेक्ट को, दोनों सुदर्शन चक्र और कुशा को कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है भारत कहां जा रहा है? देखिए, पहले तो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइल्स हमने फायर किए थे पाकिस्तान पे, और उसके बाद जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई हुई थी, वो ज्यादा इंस्ट्रक्टिव थी देखने के लिए कि आज मिसाइल का जमाना है, और जिस आदमी के पास मिसाइल को रोकने की ताकत है वही बच सकता है, और जिसके पास एयर डिफेंस नहीं है वो चाहे दुश्मन को मारे पर खुद मार से नहीं बच सकता। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखें, आज अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है कि बहुत महंगी महंगी मिसाइलें खर्च हो रही हैं, लेकिन वो काम तो कर रही है, मिसाइल आने वाली मिसाइल को रोक तो रही है, मार तो रही है। तो दूसरी तरफ ईरान को देखो, उसने अपनी मिसाइल फोर्स इतनी अच्छी की कि वो जहां चाहे वहां उनको भेज सकता है, लेकिन उसकी एयर डिफेंस वीक थी, उसके पास इतने बढ़िया एयर डिफेंस नहीं था। तो वो जो है आज के तारीख में अमेरिका के हवाई जहाज बिना बेखौफ दिन और रात उसके ऊपर उड़ रहे हैं और हमले कर रहे हैं। तो ये इससे ये हमें पता लगा है, और खासकर अपने सिंदूर के बाद भी, कि अगली लड़ाई में आपके ड्रोन्स आएंगे, क्रूज मिसाइल्स आएंगी और बाकी मिसाइल्स आएंगी। इन सब को रोकने के लिए हमें एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने हैं, जो कि पहले तो हम सिर्फ बॉर्डर में अपने फौजी ठिकानों के लिए करते थे, लेकिन आज की लड़ाई में 1000, 2000, 2500 किलोमीटर दूर आपकी पेट्रोल रिफाइनरीज, आपके शिप यार्ड, ये सब निशाना बन सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको एक ओवरऑल अम्ब्रेला, पूरे देश को ऊपर एक एयर डिफेंस का नेटवर्क चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए। उसमें जितने भी आपके रडार हैं, जितने भी आपकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं, गन्स हैं, वो सब एक साथ जुड़ जाएं, और ये पूरे एक नेशन वाइड जो है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा, जिसके सब सिस्टम्स होते रहेंगे। तो बड़ा सिस्टम आपका आ गया जो है सुदर्शन चक्र, और उसके नीचे S-400, उसके पीछे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल BMD आ गया आपका, जो अभी हमने बात की है कुशा आ गया। अब कुशा जो है, जैसे होते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, मीडियम रेंज मिसाइल्स, और उसके बाद S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल। तो ये कहीं उस वाली कैटेगरी में ये मिसाइल है जो कि 150 से लेके 450 किलोमीटर की दूर की रेंज रखती है, रेंज रखता है इंटरसेप्शन की। ये इंटरसेप्टर है, ये वैसे नहीं है आपके जो ब्रह्मोस की तरह की जाएगी। ये एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, और 3 कैटेगरी में आते हैं, 150, 250 और 450, डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप के टारगेट को लेना चाहते हैं। और इसकी यूनिक बात यह है कि मिसाइल का सीकर, वॉरहेड और बाकी सब थीम है, सिर्फ उसका जो नीचे रॉकेट के बूस्टर पोर्शंस हैं उसको वेरी करके उसके हिसाब से उसकी रेंज में उसको या तो आप M1, M2, M3 जो भी रेंज आपकी लेनी है आप उसको कर सकते हैं। और ये जो है इसके कहते हैं ये एक मोबाइल, यानी कि ये कहीं एक जगह खड़े होके नहीं होगा जो कि आपके एक बिल्डिंग के अंदर उसमें करते हैं। ये मोबाइल ट्रेलर में होगा, नेटवर्क सेंट्रिक होगा, मतलब ये ओवरऑल जो नेटवर्क है सुदर्शन चक्र का और अपने नेटवर्क में भी ये जुड़ा रहेगा, AI ड्रिवन होगा, और ये मल्टी लेयर्ड है जैसे हमने बताया, 3 किस्म की 150, 250, 450 जो है। और इसकी जो 250 वाली जो M2 है मिसाइल, वो खासकर नेवी के लिए एंटी शिप मिसाइल्स के लिए उसको डेवलप करा गया है। तो ये अभी हमारे डेवलपमेंट स्टेज में, मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल के अंदर ये हमारी इंडक्ट होनी शुरू हो जाएगी। और चाहे हमारे पास S-400 है जो कि बहुत अच्छा काम किया था, हमें जब पर्रिकर साहब थे, हमने S-400 की इंडियन एयरफोर्स ने 10 स्क्वाड्रन मांगे थे,
उन्होंने बोला था आप 5 अभी ले लीजिए और 5 हम देश में खुद बनाने की कोशिश करेंगे, तब वो ले लीजिए। वो 5 मेरे ख्याल से खुशा की बात हो रही थी और वो खुश ने अभी आपको वो 5 आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अर्जेंसी के हिसाब से अभी भी हम S-400 की 5 और ले रहे हैं, तो यह 15 हो जाएंगे। अब तब तक जो है अपनी S-400 पुरानी वाली क्या पता फेज आउट होती है, क्या होती है। एनी केस हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना, हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो इसके लिए कुशा जो है वो बहुत जरूरी है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट नहीं है, उसके अगेंस्ट जो 2 मिसाइल बन रही है, एक्सोथर्मिक, एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडोस्फेरिक BMD सिस्टम जो है वो अलग से चल रहा है। ये बिल्कुल फाइटर प्लेन्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन चीजों के अगेंस्ट आपका कुशा होगा जो एयर डिफेंस नेटवर्क में जुड़ा होगा। तो ये बहुत खुशी की बात है, आत्मनिर्भरता की ओर है और एक बहुत पोटेंट वेपन सिस्टम हम बना रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए इसमें 5 लेयर बनते हैं। सबसे पहला लेयर बनता है वो है लॉन्ग रेंज, 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज पे। वहां पे आता है आपका S-400, प्रोजेक्ट कुशा की मिसाइल्स आएंगे, M1, M2, M3। फिर आता है मीडियम रेंज, इसके लिए हमारे पास अपना ही इंडिजिनस MR-SAM मिसाइल है। फिर उसके और करीब आते हैं तो शॉर्ट रेंज पे आता है, तो आपके पास आकाश मिसाइल है, QR-SAM है, राइट, बराकेट जो हमने इंडिजिनस में कन्वर्जन का वो कर रखा है। फिर पॉइंट डिफेंस में आते हैं, यहाँ पे आपके आते हैं गन्स, यहाँ पे आके आता है वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल, वी शॉर्ट कहलाती है वो। फिर उसके बाद डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, जो आपके है ना, लेजर से आप ड्रोन्स को मारेंगे। और आपके पास एंटी ड्रोन वेपन्स आते हैं। ये सारे के सारे मिला के बनता है सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र में एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा था अभय, बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना और एक हवाई जहाज को इंटरसेप्ट करना में जमीन आसमान का फर्क है। बैलिस्टिक मिसाइल आपको इंटरसेप्ट करनी पड़ेगी ऊपर, जब वो एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर के बाहर है, क्योंकि वहां पे उसकी स्पीड कम है। लेकिन जैसी वो अंदर घुसती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो बिल्कुल वर्टिकली आनी शुरू हो जाती है, जिसमें समस्या होती है आपको अटैक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए रिक्वायरमेंट अलग है। यहाँ पे आपके पास है 81 जो 2000 किलोमीटर की रेंज है, 82 जो 5000 किलोमीटर की रेंज है, और आपका आता है 83 जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के लिए होगा। 81 का परीक्षण हो चुका है, 82 का भी हो रहा है। तो ये देखिए सुदर्शन चक्र से हम पूरे देश को, तो हम बाहरी ताकतों के साथ डिफेंस कर रहे हैं, खास करके डिफेंस के तौर पे, लेकिन कुछ अंदर भी हो रहा है। और आपने शुरू में बात की थी कॉकरोच की, जैसे कॉकरोच घर को अंदर से बिल्कुल है ना रहने लायक नहीं बनाता, वैसे कभी कभी हमको भी देखना चाहिए कि हम अपने घर को रहने लायक कैसे बनाएं और उसको हम क्या ठीक करें। आपका ये क्या विचार है? कॉकरोच जनता पार्टी का जो हुआ है, जो सरकार ने उनकी बात मान भी ली है, और आगे आप इसको कैसे होते देखेंगे? बिल्कुल संक्षिप्त में। देखिए संक्षेप में ये कहूंगा कि मुद्दा तो तकरीबन ठीक था कि हमारे एग्जाम सिस्टम्स को रिव्यू करना है, लेकिन किसने उसको उठाया और क्या वो सिर्फ इस मुद्दा क्या एग्जाम था या मुद्दा सरकार पे धावा बोलना था। उनमें एक दो कई है जो पॉलिटिकल फिगर्स है, उन्होंने ये भी बोला था कि आज के बाद से जो देश के डिसीजंस होंगे दे विल नॉट बी टेकन इन द पार्लियामेंट, दे विल बी डिसाइडेड ऑन द स्ट्रीट्स। तो ये जो मूवमेंट अगर है जेंजी का, तो जेंजी ने ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई बाहर की ताकत उनके जो मूवमेंट है उनकी ताकत को गलत डायरेक्शन में यूज ना करे। और इस प्रोटेस्ट में दिल्ली में भी अगर आप देखें, जहां तक बच्चे वहां पे थे उनके साथ कई एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट्स मिल गए थे, और ये जो पत्थरबाजी और लठबाजी भी है ये कोई स्टूडेंट्स नहीं थे। तो हमें वो उन दोनों को अलग करके देखना चाहिए और आगे भी देश को ये समझना चाहिए जो हमारे यूथ है, बहुत पावर है यूथ में, लेकिन बाहर की काफी ताकतें हैं जो कि अभी हिंदुस्तान की प्रोग्रेस को ठीक से नहीं देख सकती हैं, और भारत को उन्होंने तोड़ के या कट करके नीचे रखना है कि ये एक जो है नंबर 1 है, नंबर 2 जो है यूएसए और चाइना, इनको कंपटीशन ना दे, क्योंकि इससे वो लोग की पोजीशन थोड़ी खराब होती है। ये लंबी दौड़ की सोच है और हमें ये रखना है कि कैसे हम अपने गवर्नेंस को ठीक रखें, लेकिन बाहरी ताकतों के आके हमको मिसयूज ना करने। एब्सोल्युटली करेक्ट।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो प्रोटेस्ट है ये दो अलग अलग फेजेस, दो चीजें हैं। एक है नीट। नीट के लिए जो है, ये सिर्फ नीट अकेला एग्जामिनेशन नहीं है, ये पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम है, पूरी प्रणाली है जो बहुत बुरी तरह फेल हुई है, कई सालों से फेल होती आई है। ये गुस्सा है बच्चों में कि हाँ, इसको चेंज करना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ, तो यहां भी समस्या है, इसको बदलना है। आपने मेरिट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, कैपेबिलिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, रिजर्वेशन का नाम आ जाता है और बच्चा जो है उसको यही लगता है कि क्या मैं जितना भी पढ़ लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे कुछ, मेरा यहाँ पे आगे विकल्प नहीं है। ये दूसरा बड़ा गुस्सा है। तीसरा बड़ा गुस्सा आ जाता होता है बच्चों को जब उनको लगता है कि हम आगे बढ़ बढ़ के हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें किसी तरह दाखिला भी हो जाए, नौकरी भी मिल जाए, लेकिन प्रमोशन नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, गवर्नमेंट के सामने एक बहुत अच्छा मौका मिला है, बहुत अच्छा समय है उनके पास, अब ये चीजों को ठीक कर सके। एग्जामिनेशन सिस्टम की तरफ उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है विद रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट, लेकिन आप देखिए जेईई का एग्जाम लीक नहीं, परीक्षा लीक नहीं होती, लेकिन नीट की हुई है। ऑब्वियसली देयर इज और माफिया है, जो कोचिंग माफिया के नाम पे कहिए, किसी भी नाम पे करिए, जो ये कर रहा है, आपको यहां भी करना है, मेरिट को वापस लाना है। ये सब अपनी जगह है, हमें मौका मिल रहा है अपने आप को बेहतर करने का, लेकिन हमारे सामने एक और मौका है, पूरे विश्व की ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है। पिछली बार भी हमने बात की थी कि मिडिल ईस्ट का नक्शा लग रहा है जैसे कि बदल सकता है या बदलने वाला है। दो खेमों में बिल्कुल साफ साफ बट रहा है मिडिल ईस्ट। एक ईरानी खेमा जिसमें ईरान अकेले अकेले है, एक है सऊदी अरब का खेमा, और एक है कुछ न्यूट्रल जो यूएई और ओमान लग रहे हैं। तो क्या ये तीन अलग अलग देश बन जाएंगे? क्या बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होके कुछ हिस्सा ईरान का वहां चला जाएगा? ये तो वक्त बताएगा। ये वक्त भी बताएगा कि हम किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं, जहां तक प्रोजेक्ट कुशा, और उसको हम इम्प्लीमेंट करके अपने लिए पूरे भारत के ऊपर हम एक अभेद्य अम्ब्रेला, अभेद्य छाता बनाएंगे ताकि ये कुछ और ना हो सके। बहुत बेहतरीन मौके हैं भारत के पास के सामने। बात यह है कि अब भारत को उसके ऊपर कदम आगे बढ़ाने हैं, विकसित भारत की ओर। ये थी खबरें इस हफ्ते की। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक, फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।